नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे शिक्षा शास्त्र बीए प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर में जो सिलेबस आपका संकलित है उसके अकॉर्डिंग पहले चैप्टर के बारे में हम चर्चा करेंगे। सिलेबस डिस्कशन इससे पहले मैं कर चुका हूं, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो प्लीज़ देख लें। शुक्ला स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। एजुकेशन शिक्षा शास्त्र को ही कहते हैं। एजुकेशन के चैप्टर नंबर 1 के बारे में आज की वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे। न्यू बैच है 2025, 26, 27, 28 सभी के लिए। अगर आप एक प्रकार से अभी एडमिशन लिए हैं, आप ये जान नहीं पा रहे हैं कि हमको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, शुक्ला स्टडी पॉइंट आपके साथ लगातार बना हुआ है। बीए के क्षेत्र में शुक्ला स्टडी पॉइंट के द्वारा पिछले 6-7 वर्षों से लगातार मैं आपको पढ़ा रहा हूं और आपको एक प्रकार से बेहतर जानकारी दे सकता हूं शुक्ला स्टडी पॉइंट के माध्यम से मैं, ताकि आप बीए के क्षेत्र में आगे कर पाएं और आगे चल करके आप एमए करें या एक प्रकार से टीजीटी पीजीटी की तैयारी करें, आप नेट जेआरएफ की तैयारी करें, या आपको बड़ी विश्वविद्यालय में पढ़ना है जैसे कि आपको जेएनयू, बीएचयू या डीयू में पढ़ना है, एएमयू में पढ़ना है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, यानी केंद्रीय विश्वविद्यालय में पढ़ना है, सीयूईटी का पेपर देना है, तो उसके लिए भी आपकी यहाँ पर एक प्रकार से एक बैकग्राउंड तैयार होगा। टीजीटी पीजी के लिए बैकग्राउंड तैयार होगा बीए के क्षेत्र में। तो बीए का सिलेबस आपको शुक्ला स्टडी पॉइंट के द्वारा पढ़ाया जाता है। महासंग्राम वीडियो मॉडल पेपर, रिवीजन क्लास, ये सब आपको यहाँ पर मिलती है। यानी अभी इंटर पास करके आप आए हैं और आप ये ढूंढ रहे थे कि आपको क्या पढ़ना, कैसे पढ़ना, कहाँ पर पढ़ना है, बिल्कुल आप टेंशन मुक्त हो जाइए, क्योंकि शुक्ला स्टडी पॉइंट आपके साथ बना हुआ है और आप विश्वास करके शुक्ला स्टडी पॉइंट के साथ जुड़ सकते हैं। जो आपके जो सिलेबस होते हैं उसके ठीक एकदम से वही, क्योंकि सिलेबस आपका सभी विश्वविद्यालय का सेम है, तो परेशान आपको नहीं होना है। अब आइए चैप्टर नंबर 1 के बारे में चर्चा करते हैं। चैप्टर नंबर 1 में आपको पढ़ना क्या है, भारतीय ज्ञान परंपरा के बारे में। यानी भारतीय ज्ञान परंपरा, चूंकि आपको सिलेबस मैंने आपको बताया, सिलेबस में आपको क्या पढ़ना है भाई, सिलेबस में आपको शिक्षा शास्त्र के सिलेबस में पढ़ना है भारतीय जो शिक्षा प्रणाली रही है, शिक्षा की जो संकल्पीय रूपरेखा रही उसके बारे में आपको जानना है। ठीक है, तो इसी के बारे में बेसिकली हम जानने वाले हैं। शिक्षा में पहला जो चैप्टर आपका मैंने बताया था, पहला चैप्टर आपका क्या है, पहला चैप्टर की अगर बात मैं करें तो पहले चैप्टर का आपके नाम है प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा, जीवन का मार्ग, गुरु और शिक्षा की अवधारणा। तो गुरु और शिक्षा की अवधारणा को समझेंगे, प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा के बारे में जानेंगे और जीवन का मार्ग क्या होता है उसके लिए बारे में जानेंगे। यानी कुल मिलाकर के प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा, प्राचीन भारत में ज्ञान कैसे दिया जाता था, ज्ञान देने के क्या क्या माध्यम हुआ करते थे और कौन कौन से एक प्रकार थोड़ा सा इतिहास भी समझ लेंगे हम। भारतीय ज्ञान परंपरा बेसिकली 3 तरीके की एक प्रकार से यहाँ पर चीज़ें हैं। पहली बात तो जीवन का तरीका, जीवन जीने के तरीके सिखाती थी गुरु, और एक प्रकार से दूसरी बात गुरु का एक यहाँ पर बड़ा महत्व था और शिक्षा दी जाती थी गुरु के द्वारा। तो कहीं ना कहीं पे प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा जो रही है एक प्रकार से वो 3 चीज़ों पर डिपेंड है, एक तो जीवन के तरीके पर, एक गुरु पर, और एक तीसरा क्या है, शिक्षा पर डिपेंड है। क्लियर, आप समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, भारत में प्राचीन शिक्षा का जो शुरुआत होती है वो ऋग्वेद में ही एक प्रकार से शुरू, या ऋग्वेद से ही शुरुआत हो जाती है। ऋग्वेद का रचना काल लगभग 2500 ईसा पूर्व से माना जाता है। वहीं से एक प्रकार से जो है शिक्षा की शुरुआत मानी जाती है, कि वहीं से एक प्रकार से भारतीय ज्ञान परंपरा की शुरुआत हो जाती है। ठीक है, प्रसिद्ध इतिहासकारों ने इस काल को ब्राह्मण काल से भी संबोधित किया, यानी कि बहुत सारे विद्वानों ने इसको ब्राह्मण काल भी कहा। ब्राह्मण काल मतलब कि चूंकि यहाँ पर ब्राह्मण के हाथों में ही शिक्षा थी, ब्राह्मण काल से संबोधित करते हुए कहते हैं कि इस अवधि में समाज तथा शिक्षा की जो व्यवस्था थी, यानी समाज पर कंट्रोल और शिक्षा पर कंट्रोल, इन दोनों पर कंट्रोल किसका था, ब्राह्मणों का था। ब्राह्मण कौन होते थे, ब्राह्मणों अस्य मुखामासीद बाहु राज्यान्यः कृता उर्तदसद वैश्याः पादाभ्याम शूद्रो अजायतः। ये एक श्लोक है जो कि आपको वेदों में मिलता है। आपको बता दूं कि ये वर्ण व्यवस्था को एक प्रकार से डिनोट करने वाला श्लोक है। इसमें कहा गया कि एक विराट पुरुष है जिनका ब्रह्मा नाम है, ब्रह्मा के मुखमंडल से ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई उनके दिमाग से, इसीलिए जो दिमाग से संबंधित कार्य है वो ब्राह्मणों को दे दिया गया। यानी कि जैसे पढ़ने पढ़ाने का काम, अध्ययन अध्यापन का काम, शिक्षा से मतलब कि शिक्षा देने का काम, शिक्षा लेने का काम, या एक प्रकार से भिक्षा मांगने का काम, ये सारे काम जो है, या कर्मकांड वगैरह करवाने का काम, पूजा पाठ या हवन करवाने का काम ब्राह्मणों को दे दिया गया। इसके अलावा जो भुजाएं थीं, चूँकि बाहु राज्यान्यः करता, भुजाएं जो थी एक प्रकार से वो क्षत्रिय, चूंकि भुजाओं का काम क्या होता है, मार काट करना, लड़ाई झगड़ा करना, रक्षा करना। जैसे कि मान लेते हैं रातिम सुअवथो और मासा काटिस भैया गोड़े में, मासा समझत हो मच्छर, तो मच्छर मास्क्विटो जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में, मच्छर काटा, आप सो रहे हो निधड़क, एकदम से निधड़क सो रहे हो, निधड़क मतलब समझ रहे हैं ना, एकदम से निश्चिंत होकर के आप सो रहे हैं, फ्री माइंड होकर के, मच्छर आपके पैर में काटा, तब एक प्रकार से आपका दिमाग सो रहा होता है, लेकिन उस समय भुजा यानी छतरी तैयार होकर के और आंख बंद रहती, ग्राम से यहाँ पर पट से पड़ता है और मच्छर तुरंत जो है बेहोश या मर जाता है। समझे, बेहोश नहीं होता, मर ही जाता है, इतना भयंकर आप जब मारते हैं। तो कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे
अच्छा, इसको कहने का मतलब ये कि किसी जीव जंतु को ठेस पहुंचाना नहीं है, ये मैं क्लाइमेक्स वो जोड़ रहा हूँ। नहीं तो आप सोचें कि सर जी जो है मच्छर मारने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, हमको मोटिवेट कर रहे हैं कि हम भी मच्छर मारें, ऐसा नहीं है। तो चूँकि ये सब बातें भी बड़ी बड़ी बातें हैं, चूँकि कभी कभी क्या होता है इसको लेकर के बहुत सारे लोग मुद्दे बना देंगे। तो कहीं ना कहीं पे मैं समझाने का ये प्रयास कर रहा था कि जब भी एक प्रकार से आपका दिमाग सो रहा होता है उस दौरान आपकी भुजाएं एक प्रकार से एक्टिव होती हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे ये रक्षा का करने का काम करता है। तो मच्छर से आपकी रक्षा किसने करी? भुजा ने करी। इसीलिए रक्षा वाला काम जो दिया किसको दे दिया गया? क्षत्रिय को दे दिया गया। और आप देखते हैं प्राचीन काल में कहा भी जाता था, जब आल्हा वगैरह कभी आप सुने हो तो, कि 12 बरस ले कुकर जीवे और 13 ले जीवे सियार और बरस 18 क्षत्रिय जीवे आगे जीवन को धिक्कार। मतलब क्षत्रियों के जीवन का एक प्रकार से जो उम्र बताई गई वो 18 साल बताई गई। अब आप सोचो, बरस 18 क्षत्रिय जीवे आगे जीवन को धिक्कार, 12 बरस ले कुकर जीवे, मतलब कि कहा गया कि 12 बरस की उम्र होती है कुत्ते की, यानी 12 बरस के बाद में कुत्ते जो होते हैं मर जाते हैं, चाहे वो किराए मर गई हैं, चाहे एक प्रकार से उनको कुछ कट जाएगा और उनको एक प्रकार से कुछ रोग हो जाता है या मर जाते हैं 12 वर्ष तक। ऐसे 13 ले जीवे सियार। सियार नाम के प्राणी होते हैं जो कि गन्ने वगैरह में पाए जाते हैं, रात में खूब बोलते हैं, ठीक है, हुआ हुआ करके खूब बोलते हैं, तो वो एक प्रकार से सियार होते हैं। सियार 13 साल तक जीते हैं मैक्सिमम, ठीक है। और इसी से तुलना की गई कि अरे 12 वर्ष ले कुकर जीवे और 13 ले जीवे सियार, बरस 18 क्षत्रिय, 18 वर्ष की क्षत्रिय के जीवन के बारे में बताया गया। चूंकि युद्ध लड़ने का काम क्षत्रिय करते थे, कहीं भर कोई आक्रमण कोई करता था हमेशा क्षत्रिय आगे खड़े रहते थे, इसीलिए क्षत्रिय एक प्रकार से उनके बल बाहुबल रहा, उन्हीं को राजपाट दिया गया, तो उनका काम वो था। ऐसे ही उरुतसद्वैश्याः यानी जो पेट का इलाका है उससे उत्पत्ति किसकी हुई? उससे उत्पत्ति हुई वैश्य की। वैश्य क्या काम करते थे? पेट पूजा की काम, मतलब पेट पूजा समझ रहे हैं ना, मतलब इसे व्यापार का काम, व्यापार करेंगे तभी एक प्रकार से एक स्थान के चीज़ को, यानी जैसे गेहूँ चावल खरीदेंगे, जैसे हमारे यहाँ गेहूँ हो रहा है आपके यहाँ चावल हो रहा है, तो हम गेहूँ आपका अपना दे देंगे, चावल आपसे ले लेंगे। ये देने लेने की प्रक्रिया ही विनिमय कहलाती है। तो ये सब व्यापार से संबंधित, तो व्यापार वाले काम सारे बनियागिरी जो हुई वो वैश्य ने ले लिया। उसके बाद में पादाभ्याम शूद्र हो जाता, शूद्रों से मतलब पैरों से शूद्रों की उत्पत्ति हुई, और पैर एक प्रकार से क्या होता है? सभी को अपने आप में धारण किए हुए है, यानी कि एक ब्राह्मण को भी अपने आप में धारण किए हुए है, भुजा यानी क्षत्रिय को अपने आप में धारण किए हुए है, और उधर यानी पेट को और पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को, पूरे के पूरे शरीर को अपने आप ऊपर ढो रहा है, अपने ऊपर चला रहा है। यानी एक आधार का काम कौन करता है? जिस तरीके से समाज में आधार का काम शूद्र करते हैं, आधार है शूद्र। अभी पैर काट दो तो आप चल फिर नहीं पाओगे, आपकी सारी दिमाग बुद्धि तो रहेगी, लेकिन एक प्रकार से आप ना तो किसी की रक्षा कर पाओगे सही तरीके से, बस हाथ से कहाँ तक चलोगे आप। यानी कहीं ना कहीं पे इन शरीर में एक प्रकार से सारी चीज़ों की ज़रूरत है। यही चीज़ यहाँ पर चीज़ें मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि एक प्रकार से शिक्षा की व्यवस्था और समाज की एक प्रकार से जो व्यवस्था थी ब्राह्मणों के हाथों में क्यों थी? क्योंकि ब्राह्मण उस समय माइंडेड हुआ करता था, ब्राह्मण के पास दिमाग था, ब्राह्मण चूंकि उसी शिक्षा में लिप्त था, पैदाइशी शिक्षा ही एक प्रकार से उसके घर में, चूंकि कुछ चीज़ें होती हैं जो कि आप जिस घर में पैदा होते हैं बचपन से वही चीज़ देखते आ रहे हैं, तो आपको उस बारे में थोड़ा ज़्यादा ज्ञान जरूर होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब इसमें बहुत सारे जो विद्वान होंगे, बहुत सारे विचारक होंगे, बहुत सारे कुछ बच्चे होंगे जो कहेंगे नहीं ऐसा नहीं है गुरुजी, आप भौकाल छोड़ रहे हो। मैं भौकाल नहीं छोड़ रहा हूँ, वास्तव में अगर आप देखें तो ब्राह्मण उस समय उस सिचुएशन में थे कि उन्हीं को एक प्रकार से चीज़ें दी गई, चूँकि वो बचपन में आप पैदा हुए और पैदा होते ही आपको वही काम सिखाया जा रहा है, तो आप करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान और 80 आवत जाते हैं सिल पर परत निशान, यानी कि अभ्यास करने से। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि आप जब बार बार पढ़ोगे एक ही चैप्टर को, आप 2 बार पढ़ोगे 3 बार पढ़ोगे, वो चैप्टर आपके दिमाग में होगा, याद करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। कभी भी आप याद ना करें, कॉन्सेप्ट को समझे, सिचुएशन को समझे। तो समाज और शिक्षा की व्यवस्था किसके हाथों में थी? ब्राह्मणों के हाथों में थी। इस संपूर्ण काल में वेदों का एक प्रकार से अत्यधिक महत्व रहा, इसी कारण से इसको वैदिक काल भी कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो भारतीय प्राचीन जो ज्ञान परंपरा रही है उसी को, भारतीय प्राचीन ज्ञान परंपरा को ही हम वैदिक कालीन शिक्षा भी कहते हैं। इसको हम निम्न 5 परंपराओं के अंतर्गत विभाजित कर सकते हैं, वैदिक कालीन शिक्षा को, भारतीय ज्ञान परंपरा को। वैसे तो वैदिक कालीन शिक्षा को ही भारतीय प्राचीन ज्ञान परंपरा कहते हैं, लेकिन इसके अलावा जो ज्ञान परंपरा है वो एक प्रकार से वैदिक कालीन शिक्षा तो रही ही है। वैदिक कालीन शिक्षा की बात की जिसमें आपके ऋग्वेद या जो वैदिक ईरा रहा है, तो 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व तक का जो समय काल रहा है, लगभग 2000 एक प्रकार से वर्षों का समय, ये वैदिक काल का समय रहा। वैदिक काल में गुरुकुल में शिक्षा दी जाती थी, गुरु और शिष्य का संबंध जो था बड़ा
ही मधुरम में था। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, इस तरीके के गुरु हुआ करते थे। आजकल के गुरु नहीं होते थे हम लोगों की तरह कि दोस्तों दोस्तों कह करके 20 बार प्यारे दोस्तों बोल देते हैं। यानी पहले गुरु होते थे वो एक प्रकार से, जैसे मैं अपनी कूट नहीं कर रहा हूँ या अपनी बुराई नहीं कर रहा हूँ, वास्तव में एक प्रकार से हम लोगों के अंदर उतनी गुरु की क्वालिटियाँ नहीं है या उतनी विशेषताएं नहीं है जो उस दौरान हुआ करती थी। हम लोग एक प्रकार से समुद्र वो लोग हुआ करते थे, हम लोग एक बूंद के बराबर हैं उनके समक्ष, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे वो गुरु हुआ करते थे उस दौरान के, और वो शिष्य भी हुआ करते थे। जैसे अर्जुन जैसे शिष्य हुआ करते थे, एकलव्य जैसे शिष्य। आप देखो द्रोणाचार्य ने एकलव्य को नहीं सिखाया, एकलव्य को नहीं सिखाया, एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति बना करके उनसे सीखना प्रारंभ कर दिया। उनके प्रेरणा से मोटिवेशन लिया कि भाई ये देखिए गुरु हैं, इतने जानकार हैं, ये ऐसे ऐसे किया होगा। उसने लगातार प्रयास किया, अभ्यास किया, करत करत अभ्यास के जड़ मत हो सुजान। तो इसलिए लगातार अभ्यास किया। किसने अभ्यास किया भैया? जो है किसने अभ्यास किया? एकलव्य ने। और एक प्रकार से दुनिया का सबसे धनुर्धर बना, लेकिन उसका अंगूठा काट लिया, चूंकि अर्जुन एक प्रकार से उनको बनाना था दुनिया का सबसे धनुर्धर, चूंकि वो राजा के पुत्र थे। लेकिन आप देखें कर्म जो होता है, जो वर्ण व्यवस्था थी, ये ब्राह्मण तो ये क्षत्रिय उत्पत्ति तो हो ही गई जो मैंने बताया, लेकिन जो वर्ण व्यवस्था उस समय थी वैदिक काल में या वैदिक काल के बाद में जो वर्ण व्यवस्था आई, वो एक प्रकार से वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी। किस पर? कर्म पर आधारित थी। यानी कि जो एक प्रकार से कर्म प्रधान विश्व करे राखा, जो जस करे तस फल चाखा। यानी कर्म ही एक प्रकार से इंपॉर्टेंट है, कर्म बहुत ज़रूरी होता है। जैसा आप करोगे वैसा भरोगे, ये एकदम से फिक्स है। तो कहीं ना कहीं पे यहाँ पर आपको चीज़ समझनी, वैदिक काल में गुरु और शिष्य का संबंध बहुत ही मधुर था। गुरु के यहाँ पर बच्चे जाते थे गुरुकुल में, वहाँ पर एक प्रकार से क्या होता था, आश्रम व्यवस्था होती थी। आश्रम व्यवस्था में 0 से लेकर के 25 साल तक बच्चा एक प्रकार से, जब 5 से 6 साल का हो जाता था या 8 साल का हो जाता था बच्चा, तो उसकी यज्ञोपवीत होती थी। 8 साल पर एक प्रकार से बच्चों का एडमिशन गुरुकुल में होता था। यज्ञोपवीत जब बच्चा पहन लेता था, पवीत, यज्ञोपवीत क्या होता है? यज्ञोपवीत मतलब कि यज्ञोपवीतम परमम पवित्रम प्रजापतेयत सहजम पुरस्तात आयुष्यमग्रम प्रतिमुक्ष शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजः। यज्ञोपवीत जो होता है वो एक प्रकार से ब्राह्मण लोग 8 वर्ष पर पहनते थे, क्षत्रिय लोग एक प्रकार से 10 वर्ष पर, और जो वैश्य लोग होते थे 12 वर्ष पर। अगर कोई शूद्र भी यज्ञोपवीत करवाता था तो उसकी भी यज्ञोपवीत 12 से 14 वर्ष पर करवा दी जाती थी। एक प्रकार से जो व्यक्ति यज्ञोपवीत धारण करता था उसी को वेद पढ़ने का अधिकारी बनाया जाता था, वही वेद पढ़ सकता था। जो व्यक्ति यज्ञोपवीत नहीं पहनता था वो वेद पढ़ने का अधिकारी नहीं हुआ करता था। ये बात आप ध्यान रखेंगे। यानी कि एक प्रकार से जो शिक्षा होती थी एक प्रकार से वो संस्कार के अकॉर्डिंग हुआ करती थी, और 25 साल तक विद्या अध्ययन करते थे व्यक्ति। उसके बाद में फिर क्या होता था, 25 से 50 साल तक एक प्रकार से, 25 के बाद में ब्याह हो जाता था, यानी शादी हो जाती थी। फिर उसके बाद गृहस्थी का जीवन यापन करते थे। 50 के बाद में फिर एक प्रकार से 75 तक वानप्रस्थ जंगल की ओर जाते थे, और जो ज्ञानवान पाया है यहाँ से ब्रह्मचर्य आश्रम से और जो एक गृहस्थ आश्रम से सीखा है, वो दोनों अनुभव बांटते हुए वो दुनिया में एक प्रकार से ज्ञान बांटते हुए आगे बढ़ते थे। और 75 के बाद अगर बचते थे, 75 से 100 की अवस्था में संन्यास आश्रम धारण कर लेते थे। इस तरीके से ये आश्रम व्यवस्था थी, जिसमें ब्रह्मचर्य आश्रम, जब भी एक प्रकार से आप गुरुकुल में पढ़ते थे तो ब्रह्मचर्य का आपको पालन करना पड़ता था। ब्रह्मचर्य के कुछ नियम होते थे, उन्हीं नियम कायदों के तहत आपको पालन करना होता था। आपको एक प्रकार से भिक्षा मांग करके ही भोजन करना होता था। ऐसे ही कहा गया नहीं, विद्यार्थी के लक्षण में क्या कहा गया कि विद्यार्थी के लक्षण में क्या कहा, विद्यार्थी का लक्षण क्या है, पंच लक्षण क्या है, पंच लक्षण समझते हैं विद्यार्थी के क्या है? मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, मुझे एक आगे की कड़ी अभी पंक्ति याद आ जाए तुरंत मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो वैदिक कालीन शिक्षा वो थी, ठीक है, जिसमें क्या था, गृह त्यागी अल्पाहारी विद्यार्थी पंच लक्षण में से है कुरकच के कुर, ठीक है। अल्पाहारी यानी कम भोजन करना चाहिए, गृह को त्याग देना चाहिए विद्या अध्ययन के लिए, ठीक है। इसके अलावा कम, आधे पेट खाएंगे तब नींद कम लगेगी। अब एकदम से खाए ले हो कि भाई एकदम से पेट फूला है, गैस बना ली इस पेट में, तो डायरेक्ट सी बात है, आप वल्लबो है ये सोइबो आराम से लेट करके आराम से, मगन जैसे लेटेंगे तैसे आप ना नींद आ गई, सो गए आराम से। लोग कहते हैं कि सर जी हम बैठते हैं पढ़ने तुरंत नींद आती है। नींद काहे ना हो भैया, पढ़ते वक्त आपको नींद क्यों आती है? पढ़ते वक्त नींद इसलिए आती है चूँकि एक प्रकार से आप खूब ज़्यादा भोजन कर लेते हैं। जब भी आप भोजन करो एक रोटी कम खाओ, एक रोटी कम खाने से क्या होगा, आपको एक प्रकार से भूख लगी रहेगी, थोड़ी थोड़ी भूख लगी रहेगी, तो इससे क्या होगा, नींद आपको कम आएगी। इसीलिए जो पढ़ते वक्त जिनको नींद आती है वो थोड़ा सा भोजन कम लें, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ज़्यादा भोजन खाने से क्या होता है, आपको एक प्रकार से नींद बहुत जल्दी आती है। तो ये एक प्रकार से आज मैंने आपका डाउट क्लियर कर दिया जो आपके दिमाग में चलती थी। तो वैदिक कालीन शिक्षा ये थी, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखें। दूसरी बात,
देखिए हाँ, वैदिक कालीन शिक्षा में मैं बता रहा था कि विद्यार्थी के लक्षण क्या होते थे। काक चेष्टा बको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव चा। काक चेष्टा, कौवे की तरह चेष्टा होनी चाहिए। कौवे की चेष्टा मतलब क्या होता है, कहाँ से वार हो जाए, कब वार हो जाए कुछ पता नहीं। विद्यार्थी के 4 आंखें होनी चाहिए। मैं बार बार बोलता हूँ 4 आंखें, मतलब कि आगे तो क्या हो रहा है उस तो देख रहे हो, गुरु क्या पूछ रहा है उससे पहले सोच लो कि भाई गुरु क्या पूछेगा। एक चैप्टर गुरुदेव पढ़ा रहे हैं, दूसरा चैप्टर पहले से अपना पढ़ डालो, फिर जब दूसरा चैप्टर पढ़ावें तब तू क्रॉस क्वेश्चन कह देवो गुरुदेव से। गुरु जी मन फंस जाइ हो सकत है, अगर ना पढ़े हुए अपना तो, अगर पढ़े हुए तो कहीं वाह बेटा बहुत बढ़िया, तू तो ज्ञानी आदमी हो। तो इसलिए ज़रूरी होता है एक कदम आगे गुरु से आप चलेंगे, चेला तभी आगे बढ़ पाएगा। ऐसे कहते नहीं, गुरु जो होते हैं वो गुड़ हो गए और चेला शक्कर हो गए, समझ रहे हैं ना। तो ये चीज़ें एक प्रकार से आपको समझनी पड़ती। तो काक चेष्टा, कौवे की तरह चेष्टा, मतलब कौवा आप देखें, कौवा कभी आप देखें जैसे कौवा बैठा है वहाँ पर और आप चुप्पे से, बहुत चुप्पे से जाओ, ऐसे ढेला उठाओ एक ठो ऐसे, जैसे अब चुप्पे से निहुरो खाली, आप थोड़ा सा झुक जाओ और ढेला ऐसे उठाओगे, जैसे ढेला उठाओगे तो ऐसे कौवा उड़ जाएगा। आप ढेला निहुर के उठाओगे, खड़े होगे तब तक कौवा उड़ जाएगा, आप कितना भी सावधानी से उठा लो। कौवा इस तरीके की चेष्टा कौवा की होती है। तो ऐसे चेष्टा विद्यार्थी को होनी चाहिए। काक चेष्टा बको ध्यानम, बगुला एक टांग पे खड़े होकर, जल की एक बूंदे, एक लहर थोड़ी सी नहीं जानी चाहिए। मछली के शिकारी से एक एक पैर पे खड़ा होकर के पतले से ऐसे करता है, टक से मारता है, फिर जुड़ते है मछली अंदर, तो उसको भोजन की प्राप्ति होती है। बको ध्यानम, ध्यान बगुले की भांति अडिग हो जाओ। आजकल बैठा हो पट से व्हाट्सएप पे एसएमएस आएगा, नोटिफिकेशन ब्लॉक कर दो यार, ऑप्शन दे दिया व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन ब्लॉक। फेसबुक, इंस्टाग्राम, जितने भी ये सब ग्राम राम हैं, सारे ग्राम को बंद कर दो 10 मिनट के लिए, मतलब जितने भी देर पढ़ना है आपको, ठीक है। उसके बाद में जब आप पढ़ लिखो, उसके बाद में फिर वो नोटिफिकेशन खोलो। नोटिफिकेशन हमेशा आप ही करो, नहीं तो एसएमएस आ जाएगा तो आप ना चाहते हुए भी उसको खोल दोगे। ये ऐसी बूटी है जो बूटी आपको एक प्रकार से आकर्षित कर लेगी। तो कहीं ना कहीं पे इस बूटी को एक प्रकार से ख़त्म करना है, तो इसके लिए सबसे ज़रूरी या सबसे ज़बरदस्त तरीका होता है कि आप एक प्रकार से एंटी बूटी लो। एंटी बूटी मतलब क्या होता है, नोटिफिकेशन ही आप कर दो, मोबाइल अलग रख दो, सबसे पहला काम, तभी आप पढ़ पाओगे। तो कहीं ना कहीं पे ये चीज़ें, पहले मोबाइल होती नहीं थी, लोग पढ़ते थे, पहले वेद वोद याद कर लेते थे लोग, चतुर्वेदी 4 वेद याद कर लेते थे, त्रिवेदी 3 वेदों के ज्ञाता, शुक्ल यानी जैसे हम लोगों की जो जाति है शुक्ल वाले जो होते थे वो शुक्ल यजुर्वेदी यानी यजुर्वेद को याद कर लिया था उन लोगों ने। तो कहीं ना कहीं पे एक प्रकार से ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। तो यही चीज़ें, काक चेष्टा बको ध्यानम श्वान निद्रा। श्वान माने क्या होता है, कुत्ता, श्वान माने कुत्ता, श्वान निद्रा, कुत्ते की तरह सोना चाहिए। श्वान माने कुत्ता, कैसे सोता कुत्ता, रात में अगर कोई आया, बड़ैला शोर आ गया, या एक प्रकार से लीलगाह आएगा, या कोनो और जानवर आएगा राती में, क्यों चोर चुहारी आएगा, तुरंत एक कुत्ता लेटा रहता है घर में, तुरंत भौंकता है, सबसे पहले जान जाता है, पैरों की आहट सुन लेता है। ऐसी नींद आपकी होनी चाहिए कि नींद में भी आपके दिमाग में पढ़ाई चल रही हो। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए। इसके अलावा स्वान तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षण, अल्पाहारी कम खाओ, और पंचलक्षण क्या होता है विद्या, और एक प्रकार से कम खाओ और घर को एक प्रकार से छोड़ो। दूसरी थी बौद्धकालीन शिक्षा, 500 ईसा पूर्व से लेकर के 1200 ईस्वी तक, यहाँ पर ईसा पूर्व हटा दो, यहाँ पर ईस्वी कर लें, 1200 ईस्वी तक बौद्धकालीन शिक्षा, ठीक है। ईस्वी यहाँ पर ईसा पूर्व हटा दे, तो 500 ईसा पूर्व से 1200 ईस्वी तक एक प्रकार से बौद्धकालीन शिक्षा यानी कि जो बौद्ध काल में शिक्षा दी गई। इसके अलावा मुस्लिम कालीन शिक्षा जो थी 1200 ईस्वी, मतलब 1200 ईस्वी से लेकर के 1700 ईस्वी, 1200 ईस्वी से लेकर 1700 ईस्वी, चूँकि इस समय मुस्लिम काल रहा, ठीक है, दिल्ली सल्तनत और मुगल वंश यहीं पर रहा। इसके अलावा ब्रिटिश कालीन शिक्षा जो थी, यानी जब अंग्रेज लोग भारत में आए, आक्रमण कर दिया, मतलब भारत में एक प्रकार से यहाँ पर जब उनका बोलबाला हो गया, तो 1700 ईस्वी कर ले, 1700 ईस्वी से सन 1947 ईस्वी तक एक प्रकार से, जब तक देश आज़ाद नहीं हो गया तब तक ब्रिटेन के अधीन शिक्षा व्यवस्था रही। फिर उसके बाद में स्वतंत्र भारत में शिक्षा जो आई, 17 मतलब जो एक प्रकार से ये था वो 1700 ईस्वी से लेकर के 1900 मतलब ये 1947 से लेकर के सन 1947 से लेकर के अब तक की जो शिक्षा है वो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की शिक्षा है। इन चीज़ों को हम समझने का प्रयास करेंगे। तो ये 5 तरीके से शिक्षा का एक प्रकार से परंपराओं को आप बांट सकते हैं, भारतीय ज्ञान परंपरा को, ठीक है। देखिए, प्राचीन भारतीय शिक्षा, वैदिक कालीन शिक्षा के बारे में कुछ जान लेते हैं। वैदिक कालीन शिक्षा चूँकि यही एक प्रकार से बेसिकली भारतीय ज्ञान प्राचीन परंपरा के अंतर्गत आती है। इस सत्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि जिस समय संसार के अन्य देशों के लोग असभ्य और जंगली जीवन व्यतीत कर रहे थे, उस समय भारत में एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था का प्रारंभ और प्रचलन था जो व्यक्ति का सर्वांगीण विकास, सामाजिक और आर्थिक प्रगति और सभ्यता का विकास किया। भारतीय शिक्षा
यानी ज्ञान परंपरा के महत्व को स्पष्ट करते हुए F.W. थॉमस महोदय हैं, उन्होंने कहा कि भारत में शिक्षा विदेशी पौधा नहीं है। भारत में एक प्रकार से शिक्षा क्या है, विदेशी पौधा नहीं है। अर्थात संसार का कोई भी देश ऐसा नहीं है जहां भारतीय ज्ञान का आविर्भाव ना हुआ हो। यानी भारतीय ज्ञान एक प्रकार सर्वप्रथम आया, वेदों की उत्पत्ति दुनिया में सबसे पहले हुई। वेदों का सबसे पुराना ग्रंथ कौन सा, दुनिया का सबसे पुराना ग्रंथ कौन सा है, वेद है। अब वेद की उत्पत्ति एक प्रकार से सबसे पहले हुई, तो वेदों में ही सारे ज्ञान है और वेदों से ही सारे ज्ञान एक प्रकार से विकसित हुए। तो यानी कि भारतीय ज्ञान जो है आधार है, कहीं से उसको लिया नहीं गया है। भारत में जो ज्ञान का प्रादुर्भाव हुआ भारत से ही हुआ है और दुनिया के अन्य देशों में भी भारत की ही ज्ञान व्यवस्था से ही एक प्रकार से उनका व्यवस्था फैली है। वैदिक कालीन शिक्षा का क्या अर्थ होता है? देखिए, प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा अर्थात वैदिक कालीन शिक्षा या वैदिक कालीन साहित्य में शिक्षा शब्द के अनेक अर्थ लगाए गए हैं। पहला होता है शिक्षा का मतलब विद्या, दूसरा ज्ञान, तीसरा विनय। विद्या ददाति विनयम, ठीक है। ज्ञान और विनय 3-4 प्रकार के शब्द हैं जो कि एक प्रकार से विद्या के लिए प्रयोग किए जाते हैं, शिक्षा के लिए प्रयोग किए जाते हैं। शिक्षा के अर्थ को या शिक्षा की अवधारणा को हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे, यानी चैप्टर नंबर 2 में शिक्षा की अवधारणा समझेंगे। शिक्षा का व्यापक अर्थ, शिक्षा का एक प्रकार संकुचित अर्थ, शिक्षा का एक प्रकार से शाब्दिक अर्थ, इसके अलावा शिक्षा की विशेषताएं, शिक्षा के एक प्रकार से जो पहलू हैं तमाम सारे उन पहलुओं पर चर्चा करेंगे, शिक्षा की विशेषताओं के बारे में जानेंगे, ठीक है। सब कुछ हम समझने का प्रयास करेंगे उसमें। क्लियर? वैदिक कालीन शिक्षा के अर्थ को स्पष्ट करते हुए डॉक्टर अल्तेकर महोदय ने कहा कि शिक्षा प्रकाश का वह स्रोत है जो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से हमारा पथ प्रदर्शन यानी कि हमारा मार्गदर्शन करती है, पथ प्रदर्शन करती है जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से। यानी जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में कोई समस्या आ गई, कोई दिक्कत आ गई, कोई कठिनाई आ गई, तो शिक्षा के द्वारा हम उस समस्या, उस कठिनाई और उस सिचुएशन का सामना करने के एक प्रकार से योग्य होते हैं जब हम शिक्षित होते हैं। यानी शिक्षित होना बहुत जरूरी है। शिक्षा के संदर्भ में यह कहा जा सकता है कि सा विद्या विमुक्त, यानी कि विद्या के द्वारा मुक्ति की प्राप्ति होती है। शिक्षा के द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? मुक्ति के द्वारा। वेदों में ऐसा कहा गया है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि वैदिक कालीन शिक्षा का तात्पर्य उस प्रक्रिया अथवा अंतर्ज्योति से था जो मनुष्य को आत्मिक शांति प्रदान करने के साथ उसके व्यक्तित्व का सर्वांगीण संतुलित विकास भी करती थी। यानी कि व्यक्ति के सामाजिक, शारीरिक और एक प्रकार से मेंटल, लैंग्वेज, मतलब कि एक प्रकार सारे प्रकार के डेवलपमेंट जो होते हैं शरीर के या व्यक्ति के या मानसिक शारीरिक तमाम प्रकार के जो विकास होते हैं वो सारे विकास शिक्षा के एक प्रकार से उद्देश्य हुआ करते थे। कब भैया? वैदिक कालीन शिक्षा के अंतर्गत। वास्तव में विद्या को मनुष्य का तीसरा नेत्र भी कहा गया है, ठीक है। यानी कि मनुष्य की तीसरी आंख कौन सी होती है? शिक्षा होती है। अगर आपकी एक पास 2 आंखें हैं, एक आंख आपके पास शिक्षा की होती है, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। ज्ञानम तृतीयम मनुष्य नेत्रम, ये कहा गया है एक प्रकार से। तो ज्ञानम तृतीय मनुष्य नेत्रम यानी कि विद्या एक प्रकार से, शिक्षा जो है मनुष्य का तीसरा नेत्र है। ज्ञान के द्वारा मनुष्य जीवन की वास्तविकताओं को समझता है और ज्ञान के द्वारा ही मनुष्य आध्यात्मिक और भौतिक उन्नति के पथ पर आगे बढ़ता है। इसके द्वारा ही उसे विनय, विद्या ददात विनयम, विद्या से ही विनय की प्राप्ति होती है। विद्या से ही आपके पास योग्यता आती है, आपको पात्रता मिलती है, ठीक है। विद्या से ही संपत्ति आप प्राप्त करते हैं और विद्या से ही आपको सुख की प्राप्ति होती है। मैं एक चीज़ आपको बताऊं, जब भी आप पढ़ने बैठे तो एक श्लोक याद रखिएगा कि अलसस्य कुतो विद्या आविद्यस्य कुतो धनम आधनस्य कुतो मित्रम आमित्रस्य कुतो सुखम। यानी आपके पास अगर आलस्य है महोदय, तो आलस्य अगर आपके पास है तो आपको विद्या की प्राप्ति दैट इज इम्पॉसिबल हो ही नहीं सकती। आलसी व्यक्ति जीवन में कभी सफल हो ही नहीं सकता, ये बात आप ध्यान रखें। यानी अलसस्य कुतो विद्या, आलस्य है तो विद्या कहाँ? अलसस्य कुतो विद्या आविद्यस्य कुतो धनम, अगर विद्या नहीं है तो धन की प्राप्ति दैट इज इम्पॉसिबल नहीं हो सकती। आधनस्य कुतो मित्रम, अगर आपके पास धन नहीं है तो आपके मित्र नहीं बनेंगे, आपके यार नहीं बनेंगे, आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं बनेंगे। अगर आप धन नहीं कमाओगे, आप शिक्षित नहीं होगे तो सबसे आजकल तो यही समस्या पड़ रही है। बच्चे परेशान हो रहे हैं कि हमारी गर्लफ्रेंड क्यों नहीं बन रही है, हमारे बॉयफ्रेंड क्यों नहीं बन रहे हैं। उस लायक बनेंगे तो आपकी गर्लफ्रेंड भी होगी, बॉयफ्रेंड भी होगी, लेकिन जरूरी नहीं कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आपके हो। पढ़ाई लाइन में बिल्कुल इन सभी को त्याग करना पड़ता है। इसीलिए एक प्रकार से आपको गृह त्याग की बात करिए। अपने मोह माया होती है चीज़ें, जिसकी अपने परिवार के प्रति मोह भी एक प्रकार से शिक्षा में बाधा उत्पन्न करता है। शिक्षार्थी ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। वेदों में या जो वैदिक कालीन शिक्षा उसमें ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत जरूरी होता है शिक्षार्थी के लिए। इसीलिए जब तक आप विद्या अध्ययन कर रहे हैं, जब तक आप पढ़ लिख रहे हैं, तब तक इन सबसे दूर रहें। ये एक प्रकार से विद्यार्थी के
लक्षणों में शामिल है। तो ये चीज़ें, अलसस्य कुतो विद्या, आविद्यस्य कुतो धनम, आधनस्य कुतो मित्रम, आमित्रस्य कुतो सुखम, यानी अगर आपके पास मित्र नहीं होंगे तो सुख की प्राप्ति नहीं होगी। इसीलिए पहले विद्या अध्ययन कर लें, धन खूब कमा लें दबा करके, उसके बाद में फिर अपना सुख करें, मित्र बनाए, दुनिया भर के ऐसो आराम करें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पहले ये सब कर लीजिए। ठीक है, तो विनय, पात्रता, संपत्ति और सुख की प्राप्ति किससे होती है? विद्या से होती है। इसीलिए आपको विद्यार्थी जीवन एक प्रकार से अच्छा अपना बनाना है। वैदिक कालीन शिक्षा का क्या उद्देश्य है भाई? वैदिक कालीन शिक्षा के उद्देश्यों को स्पष्ट करते हुए डॉक्टर अल्तेकर ने लिखा है कि ईश्वर भक्ति और धार्मिकता की प्रबल भावना, चरित्र निर्माण, नागरिक और सामाजिक कर्तव्यों का पालन करना, व्यक्तित्व का विकास और राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण करना, सामाजिक कुशलता की उन्नति और प्रचार प्रसार करना भारतीय प्राचीन भारत में शिक्षा के प्रमुख आदर्श और उद्देश्य एक प्रकार से हुआ करते थे। कुल मिलाकर के भारतीय ज्ञान परंपरा की अगर बात किए तो प्राचीन या वैदिक कालीन शिक्षा की जो विशेषताएं हैं उनके बारे में आपको बताऊं। पहली विशेषता ये है कि ईश्वर भक्ति और धार्मिक विकास, यानी कि सबसे पहली बात, जो वैदिक काल में शिक्षा या भारतीय ज्ञान परंपरा में जो शिक्षा दी जाती थी उसका पहला उद्देश्य होता था ईश्वर की भक्ति करने के लिए। ठीक है, दूसरी बात धार्मिक विकास करने के लिए, ताकि आप धार्मिक व्यक्ति बने और धर्म के बारे में जानें, धर्म के बारे में समझें, धर्म को एक प्रकार से अच्छे तरीके से जान पाएं। दूसरा एक प्रकार से उद्देश्य होता था शिक्षा का चरित्र निर्माण करना, क्योंकि शिक्षा जो थी वैदिक कालीन शिक्षा या भारतीय ज्ञान परंपरा की शिक्षा आपके चरित्र का, आपका कैरेक्टर एक प्रकार से बनाती थी, आपके चरित्र को निर्माण करती थी, आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में मदद करती थी। दूसरा उद्देश्य होता था जो है, तीसरा उद्देश्य क्या था? व्यक्तित्व का विकास, यानी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में। ठीक है, कैरेक्टर डेवलपमेंट, कैरेक्टर निर्माण में, आपका चरित्र निर्माण में, व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में। इसके अलावा चौथा एक प्रकार से जो उद्देश्य होता था व्यक्तित्व का, सामाजिक कुशलता का विकास, यानी कि जो सोशल स्किल्स होती है वो सोशल स्किल्स आपको विद्या के द्वारा ही मिलती हैं। यानी कि शिक्षा का उद्देश्य था क्या? वैदिक कालीन शिक्षा का उद्देश्य था या भारतीय ज्ञान परंपरा की शिक्षा का जो उद्देश्य था वो था सामाजिक कुशलता की उन्नति करना, सामाजिक कुशलता की विकास करना, सोशल स्किल्स का डेवलपमेंट करना। ओके, इसके अलावा अगला उद्देश्य था, पांचवा उद्देश्य क्या था? संस्कृति का संरक्षण करना, यानी जो कल्चर उस समय के दौरान थी उस कल्चर को बचाए रखना और उस कल्चर का क्या करना? एक्सप्लोजन करना, यानी कि उसका प्रचार प्रसार करना, उसको आगे बढ़ाना। संस्कृति चूंकि हस्तांतरित होती है, संस्कृतियाँ जो कल्चर्स होते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि आपके बप्पा ने जो सीखा है आप उसको सीखेंगे, आपका बच्चा जो होगा वो भी उससे सीखेगा, आपके बच्चे का बच्चा उससे सीखेगा। यानी कैसे सीखेगा? जब एक प्रकार से आप उसको प्रकटीकरण कर पाओगे, आपके अंदर क्या चल रहा है इसको प्रकट करने के लिए आपको जरूरत किसकी पड़ती है? शिक्षा रूपी माध्यम की जरूरत पड़ती है। इसीलिए शिक्षा के द्वारा ही आप अपनी संस्कृति, अपने ज्ञान को, अपने अंदर जो चल रहे विचार हैं उनको आप प्रकट कर पाते हैं वाक्यों के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से। शब्द वाक्य आप तभी जान पाएंगे जब आप शिक्षित होंगे। इसीलिए शिक्षा बहुत जरूरी होती है किसी भी संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए। समझ में आ रही चीजें? बिल्कुल। चलें, अगर एक बार आपको वीडियो समझ में आ रही है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको हिंदी साहित्य का कोर्स लेना है, देखें एक चीज़ है, आपको हिंदी साहित्य का कोर्स लॉन्च किया गया है। देखिए, संस्कृति का संरक्षण और प्रसार हो गया। अगला बता दें, छठवां जीविकोपार्जन का संरक्षण, यानी कि और प्रचार प्रसार करना है। जीविकोपार्जन मतलब कि जीविकोपार्जन के लिए, अपना पेट पालने के लिए शिक्षा की व्यवस्था करी गई थी। तो ये सब उद्देश्य होता था। देखिए, हिंदी का कोर्स लॉन्च किया गया है। अगर जिनको लेना है, बीए फर्स्ट सेमेस्टर का हिंदी का कोर्स लॉन्च कर दिया गया है। मात्र और मात्र 100 रुपये में, आपके कहने पर 100 रुपये में पूरी की पूरी हिंदी साहित्य आपको पढ़ाई जाएगी। हिंदी काव्य का संपूर्ण सिलेबस आपको यहाँ पर मिलेगा। तो जिन छात्र छात्राओं को लेना है तुरंत अभी एसएमएस करें किस पर? 91 61 93 60 62, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप डायरेक्ट हमसे जुड़ पाओगे अगर आप कोर्स ले लेंगे। आपको ग्रुप से, व्हाट्सअप ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा। 91 61 93 60 62 व्हाट्सअप नंबर है। इसी पर आपको एसएमएस करना है और बोलना है हमको हिंदी साहित्य बीए प्रथम सेमेस्टर का, बीए फर्स्ट सेमेस्टर का कोर्स चाहिए। आपके पास एक स्कैनर सेंड किया जाएगा, उसी पर आपको मात्र 100 रुपये सेंड कर देने हैं। उसके बाद में आपको ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और एक प्रकार से जब आपको ग्रुप से ऐड कर दे, उसमें क्या क्या आपको मिलेगा? आपको वीडियो लेक्चर मिलेंगे, वीडियो लेक्चर के साथ साथ आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। अच्छा, ये पीडीएफ नोट जो होंगे किस सब्जेक्ट होंगे सर? हिंदी के तो पीडीएफ नोट्स आपके होंगे। इसके साथ साथ जैसे कि आपका एजुकेशन सब्जेक्ट भी है, तो एजुकेशन का ये जो क्लास हो रही है इसकी भी पीडीएफ नोट्स उसी ग्रुप में आपको मिल जाएगी। इसके अलावा पॉलिटिकल साइंस आपका सब्जेक्ट है, हिस्ट्री आपका सब्जेक्ट है, जियोग्राफी आपका सब्जेक्ट है, सोशियोलॉजी आपका सब्जेक्ट है, या आपका जो एक प्रकार से आपका को करिकुलर वाला जो कोर्स होता है। को करिकुलर कोर्स क्या होता है आपका? जो आपका फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन का, उसका भी पीडीएफ नोट्स आपको इसी हिंदी वाले कोर्स के अंतर्गत आपको बिल्कुल फ्री में सारी चीज़ें उपलब्ध करवा दी जाएंगी। कुल मिलाकर के मात्र 100 रुपये में आप पूरा हिंदी और बाकी सब्जेक्ट
आप तैयार हो जाएंगे। आपके हिंदी का पूरा कोर्स है, बाकी सब्जेक्ट भी उसी में तैयार होते रहेंगे। तो अभी ज्वाइन कर लें। अगर जिनको ज्वाइन करना फटाफट से आप SMS करें 9161936062 पर। मात्र 100 रुपये खर्च करके आप पूरा का पूरा कोर्स जान सकते हैं, पूरा का पूरा कोर्स समझ सकते हैं। शुक्ला स्टडी पॉइंट से आप डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। आप अगले जब आगे सेकंड सेमेस्टर आएगा, थर्ड सेमेस्टर आएगा, तो आप डायरेक्ट हमसे जुड़े रहेंगे। कोई दिक्कत होती तो आप हमारे पास इसमें डायरेक्ट करेंगे, आपका डाउट भी क्लियर किया जाएगा। इसके अलावा महासंग्राम रिवीजन क्लास होंगी, ठीक है, रिवीजन क्लास होंगी, आपकी टेस्ट होंगे आपके। इसके अलावा तमाम सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलती रहेंगी। तो आपको कोर्स लेना तुरंत SMS करें, ठीक है। चले अगला पॉइंट, प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा की शिक्षा विधि क्या क्या थी। देखिए, गुरु और शिक्षा संबंध में क्या क्या चीज़ें थीं। प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा वैदिक काल की शिक्षण विधि मौखिक थी, यानी कि वैदिक काल में जो शिक्षा दी जाती थी वो लेक्चर्स के माध्यम से दी जाती थी, लिखवाया नहीं जाता था। चूँकि लिखने की व्यवस्था उतनी फेमस नहीं थी, तो एक प्रकार से वैदिक काल में शिक्षा जो दी जाती थी, एक प्रकार से वो बोल करके लोग लेक्चर देते थे, जो गुरु होते थे, और बच्चे उसको ध्यान से सुनते थे और याद करते थे, यानी मौखिक शिक्षा थी। प्रायः छात्र जो होते थे यानी शिष्य के रूप में होते थे, यानी शिष्य जो गुरु से सीखते थे उसे याद कर लेते थे। उस समय मुद्रण कला का विकास नहीं हुआ था, यानी छपाई का विकास नहीं था। छात्र प्रश्नोत्तर विधि से अध्ययन करते थे, गुरु से प्रश्न करते थे, वाद विवाद होता था खूब ज़्यादा, शास्त्रार्थ होता था, ठीक है। और कभी कभी गुरु की अनुपस्थिति में उच्च कक्षा के छात्र जो होते थे वो शिक्षा का संचालन कर दिया करते थे। मान लेते हैं आप कक्षा पहले 10 वाले छात्र जो हैं, अच्छा कक्षा 9 का क्लास खाली है, मास्टर नहीं है, तो कक्षा 10 का छात्र 9 में जा करके पढ़ा देगा, कक्षा 11 का छात्र 9 में जा करके पढ़ा देगा, कक्षा 12 का छात्र जो है वो 10 में और 11 में पढ़ा देगा, 9 में पढ़ा देगा, ठीक है। इस तरीके से हुआ करता था पहले, ठीक है। ये शिक्षण विधियाँ थीं जिसमें चीज़ें हुआ करती थीं। इस विधि को अग्रशिष्य प्रणाली कहते थे, जिसको आप मॉनिटरियल सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। ये सिस्टम हुआ करता था उस दौरान, ठीक है। तो भारतीय ज्ञान परंपरा में जो है एक प्रकार से गुरु जो होते थे, गुरुओं को ब्रह्मा विष्णु महेश से भी अधिक महत्व माना गया है। गुरुओं का वेद समझाता था, एक प्रकार से उसे वेद समझाता था गुरु को। समाज में गुरु का अत्यधिक, मतलब वेद बोल रहा हूँ, देव समझाता था गुरु को, एक प्रकार से देव के रूप में समझाता था। गुरु को शिष्य का आदर्श पिता माना जाता था, यानी कि आइडियल रूप से गुरु ही एक प्रकार से उनके माता पिता, चूँकि लगभग आप देखते हैं 25 साल तक एक प्रकार से 8 वर्ष से लेकर के 25 वर्ष तक के बीच का जो समय रहता है बच्चों का, वो गुरु के यहाँ भी बीतता था। गुरु ही उनके माता पिता के रूप में होते थे, ठीक है। गुरु मतलब भिक्षा मांग करके लोग जाते थे बच्चे और गुरु के यहाँ पर देते थे, वहाँ पर फिर बनता था, सभी लोग मिलकर के बनाते थे, फिर खाते थे सभी लोग बैठ करके, ठीक। गुरु को आध्यात्मिक या मानस पिता भी कहा जाता है, इसीलिए एक प्रकार से ये एक प्रकार से गुरु का महत्व हुआ करता था। तो गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, गुरु को एक प्रकार से देव के रूप में समझाता था। तो इस तरीके से आप लोगों ने ये चैप्टर नंबर 1 को समाप्त किया। इसके बाद चैप्टर नंबर 2 में हम लोग शिक्षा के अर्थ के बारे में, शिक्षा की परिभाषा के बारे में, शिक्षा की विशेषताओं के बारे में सब कुछ समझेंगे। शिक्षण और कला क्या होती है, सारी चीज़ों के बारे में आपको जानेंगे, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 में आपको बेसिकली पढ़ना क्या है, चैप्टर नंबर 2 में आपको शिक्षा के अवधारणा, अर्थ, प्रकृति के बारे में आपको जानना है, और इसमें मैं और भी चीज़ों के बारे में आपको समझाने का प्रयास करूंगा। मैं सोचूंगा कि उसी में यूनिट नंबर 1 समाप्त कर दिया जाए, ठीक है, 2 क्लास में। बाकी और भी लंबी क्लास आपकी मैं ले लूँगा, तो परेशान ना हो उसको लेकर के, ठीक है। साइकोलॉजी का अगर आपका सब्जेक्ट है तो अगर आपने कोर्स मतलब कि साइकोलॉजी अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप पढ़ लीजिएगा। चैप्टर नंबर 1 की क्लास यूट्यूब पर हो चुकी है। बाकी सारे सब्जेक्ट क्लासेस बिल्कुल फ्री में यूट्यूब पर ही मिलती रहेंगी आपको। बस PDF नोट्स के अगर आपको प्राप्त कर दें तो आप शुक्ला स्टडी पॉइंट का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं हिंदी वाला। उसके लिए आपको फिर से एक बार नंबर लिख दूँ, आपको 91 61 93 60 62 व्हाट्सअप नंबर है, इसी पर आपको SMS कर देना है, आपको कोर्स दे दिया जाएगा, ठीक है। कोर्स के लिए मात्र आपको 100 रुपये पे करने होंगे। हिंदी का कोर्स है, हिंदी के कोर्स के लिए आपको एक प्रकार से अगर लेना है, BA फर्स्ट सेमेस्टर का हिंदी का कोर्स है, तो इसके लिए आपको मात्र 100 रुपये देने होंगे और आपको एक प्रकार जोड़ दिया जाएगा। अगर आपको कोर्स लेना तो 91 193 60 62 पर आप SMS करें और कोर्स में सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी जाएगी। धन्यवाद, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद भाई सभी का।